हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रॉनिकल आईएएस प्लेटफॉर्म। और आप जानते ही हैं मैं हूं आपका मेंटर मनोज जायसवाल। और टेस्ट 14 का जो डिस्कशन है क्वेश्चंस का उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग 11वें क्वेश्चन पर पहुंच जाते हैं। और 11वां क्वेश्चन है कि पीएम गति शक्ति का जो राष्ट्रीय मास्टर प्लान है 2022 से 2024 का, वह जो है कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस के साथ साथ इकोनॉमिक जो है इंटीग्रेशन में किस प्रकार का जो है ये परफॉर्मेंस दे रहा है, इसका मूल्यांकन करना है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन और उसके बाद सीधे इसके फंक्शनिंग पर हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन का फ्रेमवर्क बहुत सीधा है और हम इसको कह देते हैं कि चलो आंसर की शुरुआत करते हैं। तो इंट्रो में आप क्या बताएंगे? पीएम गति शक्ति का लॉन्चिंग जो है कब हुई, ये सबसे पहले लिखेंगे कि इट वाज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2021। 13 अक्टूबर को इसको लॉन्च किया गया था। ये अलग बात है कि 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री ने इसको रेड फोर्ट से अनाउंस किया था। अब ये है क्या, ये भी आप आगे बता देंगे कि गति शक्ति, प्रधानमंत्री ने जो गति शक्ति का जो नेशनल मास्टर प्लान लॉन्च किया है, एक्चुअली ये क्या है? इट इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है, विभिन्न मंत्रालयों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाता है। ठीक है, जो विभिन्न जो है मंत्रालयों और विभागों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाता है। डिफरेंट या सेवरल डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज आर एट दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब जो है क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? तो ये अच्छा, अब ये जो है इसका ऑब्जेक्टिव सीधे सीधे इसी इंट्रोडक्शन में ही बता दीजिए। किस लिए इसको किया गया? टू प्रोवाइड सीमलेस एंड efficient connectivity for the movement of goods and services and people across various mode of transport। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि बहुत ही कार्यकुशल और बहुत ही जो है स्मूथ जो है, सीमलेस, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के व्यक्तियों के तथा वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही को विभिन्न प्रकार के परिवहन माध्यमों द्वारा सुनिश्चित किया जा सके। और ये तब सुनिश्चित होगा जब विभिन्न प्रकार के डिफरेंट काइंड ऑफ जो हमारे ट्रांसपोर्टेशंस हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो। इसीलिए सवाल में उसने पूछा इंफ्रास्ट्रक्चरल गवर्नेंस में इसका क्या रोल है। और आप समझ भी जाइए, ये कोई पीएम गति शक्ति जो है ये कोई एग्जीक्यूशन नहीं करता, करते तो सारे डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज हैं। ये क्या करता है? ये प्लेटफॉर्म है जो सारे सेंट्रल डिपार्टमेंट्स के, सेंट्रल गवर्नमेंट के तथा राज्य सरकारों और यूनियन टेरिटरीज के विभागों और मंत्रालयों को भी एकीकृत करता है। ठीक है, अब भारत के जो है केंद्र सरकार के 44 जो है मिनिस्ट्रीज इसमें शामिल हैं। ठीक है, 44 मिनिस्ट्रीज, 44 मंत्रालयों को इस प्लेटफॉर्म पर ला दिया गया है। बहुत पहले 16 था, अभी 44 कर दिया गया। ठीक है, और 36 जो है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के डिपार्टमेंट्स। ठीक, अब ये क्या करता है ये बताना है। पीएम, अगला अब बॉडी आपका शुरू हो जाएगा। यहां तक था आपका इंट्रोडक्शन। अच्छा, अब ये 11वां सवाल है, इसलिए 250 शब्दों का है, तो आप आराम से लिख सकते हैं। तो सीधे लिखना है, लेकिन थोड़ी सी बात अभी और बता देनी है इसकी खासियत के बारे में। ठीक है, तो पहली बात क्या होगी
यानी कि आप कहेंगे सीधे सीधे कि ये किस प्रकार से इम्पैक्ट डालना है, बात को समझिएगा। ये इम्पैक्ट जो है, जो क्या कहते हैं अपना डाल रहा है गवर्नेंस वाला, इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस पर, आप बात उसी की करने जा रहे हैं सीधे सीधे बॉडी कंटेंट में, बॉडी कंटेंट में। ठीक है, तो कहेंगे आप कि भाई ये प्लानिंग जो है ना, जो तमाम सारी प्लानिंग की जाती है किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो उसको क्या कर रहा है, प्लानिंग को इंटीग्रेट किया है, इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड, इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड। ठीक, इसका मतलब हुआ नेशनल मास्टर प्लान जो है ये कैसे करता है, तो ये GIS बेस्ड स्पैटियल प्लानिंग और एनालिटिकल टूल का इस्तेमाल करते हुए प्रोजेक्ट की प्लानिंग, डिजाइन और एग्जीक्यूशन को बेहतर करता है। अगली बात क्या बताएंगे कि ये क्या करता है, तो GIS बेस्ड प्लानिंग, स्पैटियल प्लानिंग, ठीक है, स्पेटियल प्लानिंग, और फिर इसके माध्यम से, अच्छा इसमें टूल का इस्तेमाल करता है, एंड एनालिटिकल टूल, GIS बेस्ड स्पेटियल प्लानिंग एंड एनालिटिकल टूल, क्या उल्टा हो रहा है, एनालिटिकल टूल। और अब इसके माध्यम से ये क्या कर रहा है, तो प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड एग्जीक्यूशन of the projects are improved, are improved। मेन ये बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करता है, चूंकि कोऑर्डिनेशन की भी जरूरत है, तो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट से एक ही प्लेटफॉर्म पर कोऑर्डिनेशन भी हो जाता है, इसलिए बहुत आसानी से काम हो जाता है। फिर है दूसरा जो गवर्नेंस में इसने इम्पैक्ट डाला है, वो है टेक्नोलॉजी के बेस पर। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन भी इसने कर दिया है, प्रौद्योगिकी एकीकरण, इसको हिंदी में कहेंगे हम लोग, है ना, प्रौद्योगिकी एकीकरण। तो आपने देखा कि GIS का इस्तेमाल करता है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम लोग जानते भी हैं, हम सभी जानते हैं। तो उसके साथ साथ सैटेलाइट इमेजरी का भी प्रयोग करता है, सैटेलाइट से भी वो काम ले लेता है, और रियल टाइम मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस जो है, मैनेजमेंट का जो है काम करता है। तो इससे क्या हुआ, GIS सैटेलाइट इमेजिंग, ठीक है, इससे क्या होता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट, इसके माध्यम से यह बिल्कुल रियल टाइम मैनेजमेंट करता है, प्रबंधन, और रियल टाइम अनुश्रवण भी करता है, मॉनिटरिंग भी करवाने में सक्षम बनाता है। तो अब इससे क्या हुआ, इससे एक बहुत आसान सा बात ये हो जाती है, आपके दिमाग में आती है कि सर ये तो बड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा मैटर। यस, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बहुत इजी और स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस होगा। यस, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप ये भी कहेंगे सर बड़ा जो है डिलीवरी एफिशिएंट हो जाएगी प्रोजेक्ट की। यस, प्रोजेक्ट की डिलीवरी भी एफिशिएंट हो जाएगी, ये बात है। ठीक है, इसी तरह से ये क्या करता है, स्टैंडर्डाइज, आई एम सॉरी क्या मैं बोल रहा हूं अपने मुंह से, स्टैंडर्डाइज, मतलब एक मानकीकृत जो है प्रोसीजर देता है,
जिससे क्या होता है, मानकीकृत प्रोसीजर को, प्रक्रिया को फॉलो करते हुए काम जो है, प्रोजेक्ट की प्लानिंग, डिजाइनिंग, एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, इन सब पर पैनी नजर रखी जाती है। और इससे प्रोजेक्ट के गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी, ठीक है, 3 E's कहेंगे। आपको पता है 3 E's का मतलब। फिर अकाउंटेबिलिटी कहेंगे और फिर ट्रांसपेरेंसी कहेंगे। ये सब जो है प्रोजेक्ट के गवर्नेंस में आ जाती है। यहाँ इतनी बात कहने के बाद अब प्रश्न का जो दूसरा पक्ष है कि इसका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अक्रॉस सेक्टर्स पर कैसा प्रभाव पड़ा, तो अब इसकी अगली बात हम लोग करेंगे, इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अक्रॉस सेक्टर्स। ठीक है, ये हेडिंग डालने की वैसे जरूरत नहीं होती, आप बस पैराग्राफ चेंज करके लिखते चले जाइए। तो आपको पता है कि विभिन्न मंत्रालय ये वो सब आ गए हैं, तो मल्टी मोडल कनेक्टिविटी पर काम हो रहा है। पोर्ट पे भी काम हो रहा है, तो रेलवे में भी काम हो रहा है, तो एयर ट्रैफिक पे भी काम हो रहा है, जल मार्ग जो इंटरनल इनलैंड जल मार्ग होते हैं उस पे भी काम हो रहा है। तो इस तरह से मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी जो है, इसको डेवलप करने में इसने बहुत बेहतर योगदान दिया है, जिससे देश की आर्थिक समृद्धि और विकास में बहुत बड़ी मदद मिल रही है। उसके बाद जो है लॉजिस्टिक एफिशिएंसी, अब ये तो बढ़ ही जाएगी। आपको हमको सबको पता है कि कितना ज्यादा काम हो चुका है। इसका अचीवमेंट देखोगे आप, दंग रह जाओगे। जब ट्रांसपोर्टेशन सुलभ होता है, सड़कें अच्छी, जैसे मान लो सड़क का एग्जांपल ले लो, सड़क अच्छी है तो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट अपने आप कम आएगी, कई जगह रुकना नहीं है, ट्रैफिक जाम लगना नहीं है, बढ़िया हाईवे है, चला जा रहा है, तो अपने आप क्या होता है, ये लॉजिस्टिक एफिशिएंसी आ जाती है। और जो है सेक्टोरल इंटीग्रेशन की बात कर लीजिए, तो ये भी हो रहा है। और सेक्टोरल इंटीग्रेशन किस रूप में हो रहा है, इस पर भी बात कर लीजिए। कहीं आप ये तो नहीं सोचते हैं कि सर कोट पहन करके क्यों लेते हैं क्लास। एक्चुअली जिस जगह मैं रहता हूँ मित्रों, नोएडा में, अभी भी मेरे फ्लैट पर एसी चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना कूल रहता है ये। तो होता क्या है कि जब एसी चला करके, चूंकि इसमें फैन वैन तो चल नहीं सकता स्टूडियो में, तो एसी चला के लेते हैं जब क्लास, तो थोड़ा ठंडा भी लगता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, कोट पहन लेता हूँ जिससे कि ठंड कम लगे। चलिए, तो अब देखिए सेक्टोरल इंटीग्रेशन में क्या हो गया है। चाहे एनर्जी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, या फिर एग्रीकल्चर हो, सबको एक साथ अलाइन करने में इससे बहुत मदद मिली है। सबको अलाइन कर लिया गया और अलाइन करके एक साथ सारे सेक्टर्स को लाया गया। ठीक है, अब अगर हम देखें इसके कुछ अचीवमेंट्स की बात करें, तो आपको दिखेगा सागरमाला प्रोजेक्ट इसी के साथ है, भारतमाला प्रोजेक्ट इसी के साथ है ना। इनलैंड वाटर वेज जो बनाए जा रहे हैं वो भी इसी के साथ है, और जो रीजनल एयर कनेक्टिविटी के लिए प्रधानमंत्री ने बड़ा ही वैसा प्रोजेक्ट कहा था, उड़ान, जिसमें सस्ती सेवाएं दी जाएंगी, वो भी इसी के पास है। और अभी तक आप समझिए कि इसके पास जो क्या कहते हैं, पीएम गति शक्ति है मास्टर प्लान, इसके अंतर्गत करीब 15.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है। ग्रीन एनर्जी, रूरल डेवलपमेंट, सब कुछ इसमें शामिल कर दिया गया है। तो इसलिए यह जो है एफिशिएंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब प्रोजेक्ट जो है गवर्नेंस में ला करके दे चुका है। चलिए,
अब इसके पश्चात हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। 15th Finance Commission left several concerns unaddressed. How should the 16th Finance Commission address them? 15वें वित्त आयोग ने कई जो है मुद्दों पर विचार नहीं किया था, तो 16वां जो है फाइनेंस कमीशन उन मुद्दों पर कैसे विचार करेगा, यह आपका प्रश्न है। ठीक है, अब फिर वहीं आप आ जाएंगे कि भैया इसका इंट्रो कहां से देंगे। फिर मैं आपसे कहूंगा कि इसका इंट्रो फिस्कल ही होना चाहिए, क्योंकि ये फिस्कल बात ही की जा रही है फाइनेंस कमीशन के माध्यम से भी। ठीक, तो जैसा कि पीछे के एक प्रश्न में हम लोगों ने देखा था कि फाइनेंस कमीशन एंश्योर्स, आप सीधे लिखेंगे फाइनेंस कमीशन एस्टैब्लिशेस फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। ठीक है, thus it plays a very significant role in the uh, fiscal management and even fiscal equity and efficiency। ठीक है, इसके पश्चात यानी कि आर्टिकल 280 का हवाला देने के पश्चात और फाइनेंस कमीशन की रोल करने के देने के बाद सीधे आप बॉडी कंटेंट में आए और कहें कि द 15th फाइनेंस कमीशन हैज लेफ्ट सेवरल issues unaddressed. For example, yeah, which are as follows, not example, which are as follows। ठीक है, तो पहली बात क्या हो जाएगी, इसने जो है इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट का मतलब अपर्याप्त, फोकस ऑन रेवेन्यू डेफिसिट। भाई आप पैसे के बंटवारे की बात कर रहे हैं और सब बात कर रहे हैं, लेकिन जो राजस्व घाटा हो रहा है उस पर अनुदान की बात करते हैं। तो कहा गया कि इस मुद्दे को छोड़ दिया था उसने। ठीक है, एक्चुअली वास्तव में क्यों कहा जाता है कि छोड़ दिया था, क्योंकि 15th फाइनेंस कमीशन ने इसको बहुत रिड्यूस कर दिया था। तो आप कह देंगे कि द 15th फाइनेंस कमीशन हैज रिड्यूस्ड रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट टू स्टेट्स। जिससे क्या हुआ, अब राज्य तो ऐसे ही फिस्कली बहुत कमजोर है। पीछे एक प्रश्न था उसमें मैंने कहा भी था कि कुछ ऐसे राज्य हैं जो बैंकरप्सी के कगार पे हैं, तो दिक्कत हो गई। फिर उसके बाद दूसरी एक कंट्रोवर्सी उठी थी जिसको कहा गया था पॉपुलेशन डाटा कंट्रोवर्सी। पॉपुलेशन डाटा कंट्रोवर्सी की बात की गई थी, और पॉपुलेशन डाटा कंट्रोवर्सी में उसने क्या हुआ, क्या था ये कंट्रोवर्सी की फाइनेंस कमीशन, 15 फाइनेंस कमीशन ने 2011 का सेंसस जो है उसको अपना बेस बनाया था। ठीक है, और फिर जो वर्टिकल डेवोल्यूशन था उसको 42% उसी आधार पर किया था। बाद में आपको सबको पता है कि उसको 41% कर दिया गया था, जिससे ये जो है दोनों बातें दिक्कत में आई। एक्चुअली 2011 के डाटा के अनुसार, जो मैं इस पर बात कर लूं एक बार और पॉपुलेशन के, तो 2011 का जो पॉपुलेशन डाटा था उसके आधार पर जो हायर पॉपुलेशन ग्रोथ वाले स्टेट्स थे, ठीक है, और जो लेस पॉपुलेशन ग्रोथ वाले स्टेट्स थे, उनके बीच में जिस तरह से डिफरेंशिएशन किया गया उसको लेकर के राज्यों ने कहा कि ये हमारे साथ गलत हुआ है। और इसी के साथ जो मैंने आपसे अगली बात कही थी कि जो फिक्स्ड हुआ 41% पर, ठीक है, वह
फिस्कल ऑटोनॉमी के लिए राज्यों ने कहा कि ये हमारे लिए बेहतर नहीं है, तो fixation at 41%. Devolution of net tax revenue was also criticized by the states by citing that it is not uh, adequate to meet our developmental goals. ठीक, फिर क्या हुआ? डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट्स were not included. ठीक है, डिजास्टर आपदा प्रबंधन से संबंधित जो अनुदान होते हैं, फाइनेंस कमीशन ने उसे एक अलग जो है कैटेगरी में रखने की जो है रखने के लिए मना कर दिया था। जबकि हम जानते हैं भारत में नेचुरल डिजास्टर्स देश के विभिन्न राज्यों में अब तो क्लाइमेटिक चेंज के कारण ऑलमोस्ट हर साल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। ठीक है, और रिफॉर्म्स के लिए इंसेंटिव बहुत लिमिट कर दिया, लिमिटेड इंसेंटिव फॉर रिफॉर्म्स। जो रिफॉर्म कर रहे हैं लगातार, तो रिफॉर्म करने में भाई त्वरित जो है घाटा होता है, रेवेन्यू कम हो जाता है। और जब रेवेन्यू कम होता है, टैक्स रिफॉर्म करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे, बिजनेस को और आसान करेंगे, तो उससे थोड़ा घाटा होता है। तो उसके लिए कोई इंसेंटिव की बात नहीं की गई। और जो है अर्बन लोकल बॉडीज वर हाईली इग्नोर्ड। ठीक, तो यह भी एक पॉइंट उसमें था, हाईली इग्नोर्ड। तो अब क्या करना होगा? 16th कमीशन को इन्हीं पर विशेष ध्यान देना होगा। तो पहले वाले पॉइंट को कहेंगे आप कि भाई रीबैलेंस करें, वो रीबैलेंस करें जो भी जो क्या कहते हैं आपका रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स है, उसको पुनः एक बार उसको बैलेंस करने का प्रयास करें। रीबैलेंसिंग द रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। ठीक, ये कह दीजिएगा, मतलब अब उसी को बार बार करना है। फिर पॉपुलेशन मेथोडोलॉजी को रिवाइज करने की जरूरत है। रिवीजन ऑफ पॉपुलेशन मेथोडोलॉजी, ये भी करने की जरूरत है ना, क्योंकि उसके कारण आया था। और जो वर्टिकल डेवोल्यूशन है 41% वाला, उसको इंक्रीज करना चाहिए। अब देखो इंक्रीज होता है कि नहीं। वर्टिकल डेवोल्यूशन विच इज 41%, ठीक है, इसको बढ़ाना चाहिए। फिर आप कहेंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट शामिल कर देनी चाहिए। रिफॉर्म इंसेंटिव को और ज्यादा ब्रॉडर और उसको ब्रॉडर करते हुए उसको एक्सपैंड करना चाहिए। लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन किया जाए, उसके लिए भी फाइनेंस कमीशन 16 फाइनेंस कमीशन कुछ करे। प्लस जो है अर्बन बॉडीज पर भी स्पेसिफिक फोकस करे, और सस्टेनेबिलिटी पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो अगर इस तरह से 16 फाइनेंस कमीशन एड्रेस करता है चीजों को जिन्हें 15 फाइनेंस कमीशन में एड्रेस नहीं किया गया था, तो क्या होगा? फिस्कल फेडरलिज्म और स्ट्रांग होगा, तथा स्टेट्स का जो क्या कहते हैं फिस्कल कंडीशन है वो इम्प्रूव होगी। और कहा जाता है कि इससे जो है एक ज्यादा इंक्लूसिव, एडाप्टेबल और इक्विटेबल अप्रोच 16 कमीशन का माना जाएगा। तो ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। चलिए, अब इसके बाद है रोल ऑफ सीएसआर इनिशिएटिव्स इन सप्लीमेंटिंग गवर्नमेंट्स एफर्ट्स इन सोशल डेवलपमेंट। ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसको केवल एक स्टोरी के माध्यम से आप याद रखेंगे तो मैं कहूंगा कि बेहतर होगा। ठीक है, स्टोरी के माध्यम से। क्या स्टोरी है, सुनिएगा ध्यान से। देखिए, सीएसआर इनिशिएटिव्स की जब भी बात की जाती है, तो भारत में, या यूं कहें कि भारत ही दुनिया का शायद नहीं, श्योरली ऐसा पहला देश बना जिसने अपने देश में
कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लीगली मैंडेटरी कर दिया, बाध्यकारी कर दिया और परसेंटेज भी फिक्स कर दिया, है ना। और किसके द्वारा किया गया था? कंपनीज एक्ट 2013 का जो अमेंडमेंट था उसके द्वारा, उसमें जब सेक्शन 135 लगाया गया तो उसके साथ ये कर दिया। और जैसे ही ये किया गया तो आप ये भी कह सकते हैं कि गांधीयन फिलॉसफी का जो ट्रस्टीशिप सिद्धांत है वो वास्तव में सीएसआर के माध्यम से एक तरह से जमीन पर भी लाया गया। ये अलग बात है कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत केवल प्राइवेट कंपनियों के लिए नहीं है, वो सरकारी जो है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी है, लेकिन आप ऐसे कह सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि आप जो है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की शुरुआत करेंगे गांधी जी से तो थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। द गांधीयन फिलॉसफी ऑफ ट्रस्टीशिप, आपका आंसर शुरू हो रहा है। द गांधीयन फिलॉसफी ऑफ ट्रस्टीशिप कैन बी related with the CSR initiatives in India. I'm sorry, थोड़ा उल्टा हो गया। गांधी जी को सीएसआर से नहीं रिलेट करना है, सीएसआर को गांधी जी से रिलेट करना है। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव इन इंडिया कैन बी रिलेटेड विद द गांधीयन ट्रस्टीशिप फिलॉसफी। ओके, फिर सीधे आ जाइए कि कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013, सीधे इनका बात करिए और बताइए कि इसमें क्या किया गया। इट प्रोवाइड्स द कंपल्सरी, इट प्रोवाइड्स या इट makes it mandatory that provides it mandatory that the companies having 1000 CR turnover or having 5 crore net profit shall compulsorily contribute 2% of their net profit for the social development। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है, ये हो जाएगा आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट। फिर आप कहेंगे कि हाउ द द रिस्पॉन्सिबिलिटी, या और थोड़ा अच्छे से करिएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ वेलफेयरिस्टिक स्टेट एंड thus the welfare of society and the social development is the responsibility of the government। आप कहेंगे कि संविधान जो है वह एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है और ऐसे में जो है कल्याण का कार्य, जन कल्याण तथा सामाजिक विकास का उत्तरदायित्व सरकार का होता है। ये बताएंगे आप, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। द सीएसआर क्या करता है? सीएसआर जब ये कंपलसरी कर दिया तो क्या करता है? एक्चुअली इट इज लेवरेजिंग प्राइवेट सेक्टर रिसोर्सेस टू एड्रेस स्पेसिफिक सोसाइटल नीड्स एंड प्रॉब्लम्स। सीएसआर के माध्यम से विशेष जो है सामाजिक आवश्यकताओं की ओर प्राइवेट निजी संसाधनों को भी लाया जा रहा है, ठीक है। अब आप पढ़ जाइए कि किस तरह से सीएसआर ने सोशल डेवलपमेंट में काम किया, ठीक। तो आप जो है इसमें बताइए सबसे पहले कि यह जो है क्या कर रहा है? सप्लीमेंट कर रहा है गवर्नमेंट स्कीम्स को कई तरह से। तो सप्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स, जब कोई सरकार की योजना जो है सोशल डेवलपमेंट के लिए चलाई जा रही है
तो उसके साथ सीएसआर भी अलाइन कर दिया जाता है। और बहुत से ऐसे प्रायोरिटी सेक्टर हैं जिसमें ये बहुत अच्छा काम कर भी रहे हैं। हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुआ, है ना, इस सब में ये अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पैसा तो इनका हेल्थ और एजुकेशन में ही जाता है, खैर उसको बात देखेंगे। अब जिससे क्या हो रहा है, सो इट इज, सेकेंड बात, इट इज हेल्पिंग इन फिलिंग ऑफ रिसोर्स गैप, रिसोर्स गैप, ठीक है, संसाधनों की, विशेष रूप से फाइनेंशियल रिसोर्सेस जो हैं, जहां थोड़े कम पड़ रहे हों, वहां पर सीएसआर जो है ये हेल्प कर रहा है। और इस तरह से जो है, जो कुछ भी रिसोर्स का प्रॉब्लम आता है उतना नहीं रह जा रहा है। खास करके अगर देखा जाए तो हेल्थ केयर के क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम हुआ है सीएसआर के माध्यम से, वो बहुत ही रिमार्केबल है, उल्लेखनीय है। ठीक, इसी तरह से प्राइवेट कंपनियों का जो इनोवेशन है और जो एक्सपर्टीज है, वह भी क्या मिल रहा है सरकार को, और सोशल डेवलपमेंट में इसका रोल बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे एजुकेशन की जो डिलीवरी है उसमें प्राइवेट कंपनियां जो हैं बहुत सारी, जो क्या कहते हैं उनको, प्रोग्राम्स के तहत अपने डिजिटल प्रोग्राम्स में उनको ले आकर के आ रही हैं, एडुकेट करने में काम कर रही हैं, डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा दे रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत फायदा हो रहा है। अगली बात जो है, सीएसआर को जो व्यय करने का जो ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, वह एसडीजीज पर दिया जा रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो है अचीव करने में इन लोगों का जो सीएसआर का पैसा है वो लगाया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एजुकेशन, जेंडर डिस्पैरिटी, हेल्थ, है ना, क्लीन एनर्जी, पीने का स्वच्छ पानी, सैनिटेशन, इन सब पर भी इनके द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है। और जब भी कोई डिजास्टर वगैरह हो रहा है तो उसमें भी ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। डिजास्टर रिलीफ का काम हो रहा है, ठीक है, आपदा प्रबंधन में भी ये लोग काम कर रहे हैं, और रिहैबिलिटेशन में भी काम कर रहे हैं। तो यह जो है एक सीएसआर के द्वारा किया जाने वाला ये भी एक अच्छा काम है। हुँ? तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कंपनियों द्वारा जो क्या कहते हैं सीएसआर का फंड दिया जा रहा है, सोशल सेक्टर में जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, 22-23 में, 2022-23 में लगभग जो है 29,987, 29,987 रुपया जो है सीएसआर के तहत सोशल डेवलपमेंट में व्यय किया गया, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस हेल्थ और एजुकेशन पर रहा है। हेल्थ और एजुकेशन में सबसे ज्यादा पैसा इन लोगों ने दिया है। ठीक है, तो इससे अब फायदा क्या हो रहा है गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट के जो सोशल डेवलपमेंट के लिए एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इन फॉर सोशल डेवलपमेंट, उसमें क्या कर रहा है सीएसआर, सीएसआर इज सप्लीमेंटिंग। और जब ये सप्लीमेंट करेगा तो ये एक्सपेंडिचर रिड्यूसेस, ये कम हो रहा है, यानी कि अभी कम है, मान लीजिए थोड़ा 29-30 हजार करोड़ ही एक साल में आया। सपोज करो कि कभी 1,00,000-2,00,000 करोड़ का सीएसआर अगर आने लगा, तब स्थिति कैसी होगी, है ना। तो जो ये है, ठीक है। अच्छा, इससे एक और फायदा हुआ है,
जब से CSR मैंडेटरी हुआ है और इसको बढ़िया से इम्प्लीमेंट किया जाने लगा है, तो कारपोरेट गवर्नेंस भी ज्यादा प्रभावी हुआ है। इससे कारपोरेट्स के प्रति भी लोगों की जो है, कारपोरेट्स के प्रति भी एक तो लोगों की सोच में थोड़ा बदलाव आया है, तो दूसरी तरफ उनका कारपोरेट गवर्नेंस भी बेहतर हुआ है, प्रभावी हुआ है। इफेक्टिव कारपोरेट गवर्नेंस, ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ मैंने जो कहा कि कारपोरेट्स के प्रति जनता का जो ट्रस्ट है वो हुआ है इंक्रीज, इंक्रीज्ड पब्लिक ट्रस्ट। ठीक, ये भी फायदा हुआ है। तो इस तरह से अब जो है ये आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज मैं कहूंगा ब्यूरोपैथोलॉजी वाला होता है, ब्यूरोक्रेसी वाला चैलेंज है। और ब्यूरोक्रेसी के बहुत ज्यादा मतलब ऐसे, अच्छा ठीक है, टाइप वाला जो एटीट्यूड होता है, तो ब्यूरोक्रेसी की बहुत एक्टिव रोल प्ले ना करने के कारण क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन की थोड़ी समस्या आती है। तो क्या हुआ कि कोऑर्डिनेशन ये अच्छा नहीं करते हैं, और जब ये कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं करते तो पुअर कोऑर्डिनेशन जो है वो हो जाता है विद गवर्नमेंट प्रोग्राम्स आल्सो। ठीक है, ये हो जाता है। ठीक, इसको ठीक करने की जरूरत है। और दूसरी तरफ डाटा शेयरिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग between the government and the corporates is also very much important. It should also be done. ठीक है। और जो है CSR को एक लॉन्ग टर्म पार्टनर के रूप में देखा जाए, जिससे यह और ज्यादा लाभ दे सकता है आगे आने वाले समय में। ठीक है, तो इस तरह से आप कहेंगे कि सोशल वेलफेयर और सोशल डेवलपमेंट में गवर्नमेंट को एक अच्छा पूरक के रूप में यह बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, धन्यवाद। हो जाएगा इसी पर आपका अगला सवाल, बहुत महत्वपूर्ण ये भी है। क्रिटिकल एग्जामिन द ऑब्जेक्टिव, प्रोग्रेस एंड चैलेंजेस ऑफ जल जीवन मिशन। What steps are necessary to ensure its long-term sustainability and community participation? ये एक लंबा सा सवाल है, लेकिन है बहुत सरल। अब जिसको भी जल जीवन मिशन के बारे में पता है वो इसको खट से लिख देगा। तो इंट्रो में क्या करना होगा, इंट्रो में बताना होगा जल जीवन मिशन लॉन्च्ड इन 2019, है ना। और इसके अंतर्गत एक तरह का स्लोगन दिया गया, हर घर जल, हर घर जल। कैसे? थ्रू टैप, टूटी खोल के हर व्यक्ति को पानी मिल सके, यह इसका टारगेट। और कैसा टारगेट? बाई 2024 करने का टारगेट था। और ये जल शक्ति का जो है एक बहुत, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट मैं कहूंगा, इसको प्रोग्राम कहूंगा, फ्लैगशिप प्रोग्राम रहा। और इस तरह से इसे आगे लाया गया। जैसा कि मैंने कहा, ऑब्जेक्टिव तो आपने इंट्रो में ही लिख दिया, एक ऑब्जेक्टिव तो लिख ही दिया, क्या? हर घर जल। यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव था, आई मीन सॉरी है, एक्चुअली 2024 तक ये पूरा नहीं हो पाया, इसलिए कह रहा हूं है। इसका ऑब्जेक्टिव है यूनिवर्सल हाउस होल्ड वाटर सप्लाई। कौन सी वाली? टैप वाटर। तो यूनिवर्सल पहला ऑब्जेक्टिव, यूनिवर्सल जो है सप्लाई ऑफ वाटर, टैप वाटर सप्लाई कर दीजिए, टैप वाटर सप्लाई।
हर हाउस होल्ड को, यूनिवर्सल हाउस होल्ड टैप वाटर सप्लाई, सभी घरों को टैप वाटर जो है से पानी मिले, जब भी उनको डिमांड हो तब उनको पानी मिल जाए। ऐसा ना हो कि पानी आता है इतने बजे, पानी जाता है। फिर वाटर क्वालिटी, सेकंड, फोकस ऑन वाटर क्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। जल की गुणवत्ता तथा उसके संपोषणीयता पर विशेष बल दिया जाना। फिर डिसेंट्रलाइज्ड वाटर सप्लाई, यानी कि कहीं एक जगह से नहीं बल्कि इसको पूरा जो है डिसेंट्रलाइज्ड करके रखना है, अलग अलग जगह पर पानी की टंकियां रखनी है और वहां से सप्लाई जाती रहे। और इसमें क्या होना चाहिए, अब ये डिसेंट्रलाइजेशन तो तभी होगा जब कम्युनिटी पार्टनरशिप हो, यानी कि इसमें कम्युनिटी पार्टनरशिप को एंश्योर किया जाए, ये इसका एक उद्देश्य और था। ठीक है, और कम्युनिटी पार्टनरशिप तो आप समझ ही रहे हैं कि पंचायतों के माध्यम से, अर्बन लोकल बॉडीज के माध्यम से, और इसी तरह से जो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है उसको भी इंटीग्रेट करने की बात की, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव हो गए। ठीक है, अब प्रोग्रेस की बात कर रहा है तो हमें पता है कि ठीक है 2024 तक यह ऑब्जेक्टिव नहीं पूरा हो सका कि हर घर में जल पहुंचा दिया जाए, लेकिन करीब 11 करोड़ रूरल जो है हाउस होल्ड्स में 2025 तक टैप वाटर पहुंच गया है, जो कि 2019 में केवल 3.23 करोड़ था। तो पहला प्रोग्रेस क्या हुआ, अब हम लोग प्रोग्रेस पर बात कर रहे हैं, तो प्रोग्रेस तो हुई साहब, है ना। 2025 में 11 करोड़ हाउस होल्ड तक टैप वाटर पहुंच गया, जबकि 2029 में ये केवल 3.23 करोड़ ही था, और ये हम रूरल हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं। फिर टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन हुआ, इस प्रोजेक्ट को या इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन भी हुआ। अब इसमें जीआईएस का प्रयोग होने लगा, और जब जीआईएस हुआ तो फिर रियल टाइम मॉनिटरिंग भी हो जाएगी, रियल टाइम मॉनिटरिंग होने लगी। ठीक है, ये भी हो रहा है, ये सब प्रोग्रेस है, इसके पा चुके हैं हम लोग। और वाटर क्वालिटी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि किसी तरह से कोई भी संक्रमित या प्रदूषित जल ना आ सके। ठीक है, फोकस ऑन वाटर क्वालिटी, फिर फोकस ऑन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इस पर भी काम किया गया। ठीक है, ये भी हुआ है, तो ये सारे फायदे हुए। अरे भाई, विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटीज भी बना दी गई हैं, लेकिन अब अगला पर चरण है चैलेंजेस का। चैलेंजेस, चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज पूरी दुनिया के समक्ष क्या है, जल संसाधनों की संपोषणीयता, है ना। तो चैलेंजेस क्या हैं, हमको पानी मिल भी पाएगा, टैप तो हम लगा देंगे, पानी उपलब्ध होगा या नहीं होगा, तो sources of water, sustainability of sources of water, फिर क्वालिटी ऑफ वाटर, जल की गुणवत्ता, ये भी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ज्यादातर तो जल दोहन होगा, जमीन के नीचे से निकाला जाएगा पंप लगा करके और सब करके, और हम देख रहे हैं कि कंटामिनेशन बहुत ज्यादा हो रहा है जमीन के नीचे, तो ऐसे में दिक्कत होगी। और
तीसरा चैलेंज, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में और चैलेंजिंग टेरेन में। चैलेंजिंग टेरेन का मतलब पहाड़ वगैरह हुआ, इन सब के क्षेत्रों में, ठीक है। ट्राइबल एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में जहां इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ही नहीं है, वहां टैप वाटर कैसे पहुंचेगा? तो ये जो है बड़ा दिक्कत का काम। पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी की बात तो हम लोग करते हैं, लेकिन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन वास्तव में बहुत सक्रियता से नहीं आ पाता है, मिल पाता है। यानी कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ही लिमिटेड है, कमजोर है। हम्म एक बार लग गया तो ये एक ऐसा काम है जिसके लिए क्या चाहिए, रेगुलर जो है मेंटेनेंस चाहिए। इसके ऑपरेशनलाइजेशन के लिए भी न केवल मैन पावर बल्कि फाइनेंशियल पावर भी चाहिए। यानी कि फंडिंग और रिसोर्स भी एक बड़ा चैलेंज है। फंडिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। ठीक है, तो ये सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन हमको तो पता है कि हम क्या करेंगे। तो हम जो है इस चैलेंज, इन सारे चैलेंजेस से आगे निकलेंगे। यानी कि हम सस्टेनेबल, ओवरकमिंग द चैलेंजेस, या आप कह सकते हैं कि आगे क्या होगा। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड आप कहेंगे कि भाई हम सस्टेनेबल वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और इसके लिए क्या करना होता है हम सब जानते हैं। इसके लिए हमको वाटर का मैनेजमेंट करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाए, एक्विफायर रिचार्ज किए जाएं, वाटरशेड डेवलपमेंट वगैरह की बात की जाए। यानी कि जो भी जल संरक्षण से संबंधित जितने भी प्रयास हैं वो सब करने पड़ेंगे। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस वगैरह को इसमें लाना जाए इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से। फिर कम्युनिटी ओनरशिप को भी अगर इसमें शामिल कर दिया जाए और उनको इंसेंटिव दिया जाए तो ये और बेहतर तरीके से फंक्शनल हो सकता है। वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग को बहुत मजबूत करने की आवश्यकता है। लैब बहुत जरूरी है। कम से कम मेरा मानना है कि वाटर क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए और मैनेज करने के लिए, इसकी मॉनिटरिंग के लिए तहसील स्तर पर काम होना चाहिए। हालांकि मैं बड़ी बात कर रहा हूं, लेकिन चाहिए। और फिर इसके साथ और जो कुछ क्या कहते हैं अ, उसको स्कीम्स हैं, अगर उनको भी इसी के साथ कवर किया जाए तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और टेक्नोलॉजी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इनोवेशन भी इस क्षेत्र में और किए जाने की जरूरत है। ठीक है, फोकस ऑन इक्विटी, यानी कि मार्जिनलाइज कम्युनिटी जो हैं उन तक भी बहुत अच्छे तरीके से जल पहुंचाने की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, तो इन तमाम, अब आप कंक्लूड कर देंगे कि तमाम चैलेंज आदि के बावजूद भी भारत सरकार इस क्षेत्र में लगातार प्रयासरत है। और हमें इस हर घर जल को एक सस्टेनेबल, इक्विटेबल और इफेक्टिव रूप से क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। चलिए, 15वां सवाल, ये बड़ा मजेदार सवाल है। इसमें तो आपको आनंद आएगा, क्योंकि इसकी बात हम लोग अक्सर करते रहते हैं। चीन की बात, आज भी चीन की बात अभी कुछ देर पहले हो चुकी है पिछली वाली क्लास में। तो चीन जो है, इसका सवाल है
कि चाइना's rise and its assertive foreign policy have challenged India's neighborhood policy। सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा कि इसमें कौन कौन सी खास बात है। चलो, इसको एक फ्रेमवर्क बनाने के बहाने इस उत्तर को हम लोग कर देते हैं नेस्तनाबूद। कैसे होगा? देखिए, प्रश्न है चाइना का असर्टिव होना। और चाइना अगर इंडिया के कंसर्न में हम लोग देखें तो किस तरह से असर्टिव है भाई? तो चाइना असर्टिव है सी पैक के थ्रू, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू। चाइना हमारे नेबर्स को क्या करते, नेबर्स को क्या करके, हॉस्टाइल करके हमको परेशान कर रहा है। हुँ? तो चाइना इंडो पैसिफिक में हमको परेशान करने की कोशिश करता रहा है। हुँ? और चाइना फिर पूरी दुनिया में अपनी जो उसकी डिप्लोमेसी है, कौन सी? डेट डिप्लोमेसी, कर्ज दे करके जो है, जो ये कर्ज दे करके लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। ये अलग बात है कि बाद में उस देश को पता चलता है कि वो तो एकदम डेट रीडन कंट्री हो गया है, बहुत परेशान है। लेकिन समय निकल जाता है तब उसको ऐसा एहसास होता है। ठीक है, तो चाइना का इंट्रोडक्शन आप ये देखिए, शॉर्ट में सब खत्म हो गया है ना। जैसे ही आपने डेट कह दिया तो चाइना का इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशिया, अफ्रीका और हमारे नेबर्स सब तक हो गया, सब में हो गया। नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब के साथ ये जो कर रहा है वो सब इसमें शामिल हो गया। तो क्या करेंगे? चाइना का तेजी से बढ़ना, उसकी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ और उसका जो ग्लोबल एम्बिशन है, उसने एशिया में, एशिया जरूर कहेंगे, दैट हैज चेंज्ड द जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी स्पेशली इन एशिया। हालांकि तो उससे सब परेशान है। ही वांट्स टू बिकम a main, or you can say the major geopolitical country. China wants to be a major geopolitical country in the region। और साउथ एशिया में, इंडियन ओशन में और इंडो पैसिफिक रीजन में, इन तीनों जगह पर उसकी जो असर्टिव जो है पॉलिसी या रोल रहा है, उसने भारत के लिए बड़े चैलेंज पोज किए हैं। ठीक है, तो इसका असर्टिवनेस, ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा, फिर उसके बाद उसका असर्टिवनेस बताइए आप, उसका असर्टिवनेस बताइए। सीपेक की बात करिए। हम्म, सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करिए, है ना। फिर बेल्ट एंड रोड की बात करिए। फिर वो जो इंफ्रा की बात कर रहा है या जो इंफ्रा पर काम कर रहा है, हमारे जो है उस पर एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर रहा है। ठीक है, अवसंरचनात्मक विकास कहाँ, एलएसी पर, वो भी जो है एक बड़ा चैलेंज है भारत के लिए। ठीक है, फिर अगला बात ये वाला इकोनॉमिक लेवरेज एंड डेट, इसकी बात करेंगे कि वो देशों को जो है आर्थिक रूप से और
कर्ज दे करके कमजोर कर रहा है, या ऐसे कहेंगे कि उनको अपने जो है जाल में फंसा रहा है। और चाइना को क्रिटिसाइज करते हुए विभिन्न देश कहते हैं कि चाइना इज यूजिंग डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, ठीक है। आप देखिए ना भाई, श्रीलंका कैसे बर्बाद हो गया, उसकी डेट ट्रैप में फंसा, खत्म हो गया। वहां पर एकदम से तख्ता पलट हुआ, सिविल राइट्स हुए, क्या क्या नहीं हुआ। हुँ? फिर सार्क को इसने इतना डिस्टेबलाइज किया, इतना डिस्टेबलाइज किया कि भारत के लिए सार्क आज की डेट में कोई बहुत फायदे वाला ऑर्गेनाइजेशन या जो है वो ही नहीं रह गया, प्लेटफॉर्म ही नहीं रह गया। चाइना क्या कर रहा है, तो सार्क देशों पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा चुका है। और अब देखिए, जैसे कि मैंने बिम्स्टेक में बात की थी, तो बिम्स्टेक में भी ये जो है अपना इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ाया है, सार्क में भी और बिम्स्टेक पे भी। हम लोग बात कर ही चुके हैं, बांग्लादेश वगैरह किस तरह से हॉस्टाइल हो चुका है हमारे लिए, एक क्वेश्चन में पीछे बिम्स्टेक वाले क्वेश्चन में बात किए थे, ठीक। अब इससे क्या हो रहा है, इससे कई तरह का सीधा प्रभाव भारत पर पड़ा है। एक तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो नेबरहुड पॉलिसी था और एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इन दोनों पर इसका किसी न किसी प्रकार से सीधा प्रभाव पड़ गया। तो हमारे पर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, तो हमारा जो है सबसे पहला नुकसान हुआ हमारी जो क्या कहते हैं नेबरहुड पॉलिसी है उस पर, इम्पैक्ट ऑन नेबरहुड पॉलिसी, है ना। हमने कहा था नेबर्स फर्स्ट, सबसे पहले हमारे पड़ोसी। अब हमारे पड़ोसियों में देखें अगर, तो हमारी जो है जो स्ट्रेटेजिक अटॉनमी थी, सामरिक स्वायत्तता थी, वो कम हुई है। इट हैज रिड्यूस्ड स्ट्रेटेजिक अटॉनमी, स्ट्रेटेजिक अटॉनमी ऑफ इंडिया। दूसरी तरफ अब हमारे लिए सिक्योरिटी कंसर्न्स भी बहुत ज्यादा हैं, सिक्योरिटी डिलेमा है। बांग्लादेश के साथ कैसे करें व्यवहार, नेपाल के साथ कैसे करें, या श्रीलंका के साथ कैसे करें, क्योंकि ये बड़े जो है स्टेबल नहीं है। तो उसी तरह से नेबरहुड पॉलिसी में हमारे लिए डिप्लोमेटिक चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा इसने खड़े कर दिए हैं। अगर आप बांग्लादेश को देखो तो शेख हसीना और उसके बाद का जो जो है क्या कहते हैं नैरेटिव और चैलेंजेस आए हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं। पाकिस्तान के साथ तो हमारी स्थिति हमेशा से जिस तरह की है, उसमें आप देखें पिछले कितने 10 15 20 वर्षों से चाइना खुल करके उसका सपोर्ट कर रहा है और बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा कर रहा है। और चाइना का जो निवेश है वो चारों तरफ हो रहा है, तो हमारे लिए इकोनॉमिक फ्रंट पर भी बहुत तगड़ा कंपटीशन पैदा कर रहा है। लेकिन क्या हम उसको कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं? हम भी हम उसको अपना तरफ से जवाब देने की कोशिश कर ही रहे हैं। हमने एक प्रश्न के उत्तर में ट्राई लेटरल कनेक्टिविटी की बात की थी, हाईवे की, ठीक है। तो हमने अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए काम करना शुरू कर दिया है, और इसीलिए आईएमटी शुरू हुआ, इंडिया म्यांमार थाईलैंड जो है ट्राइलेटरल जो हमारा हाईवे है। फिर हमने चाबहार पोर्ट को डेवलप किया है, इसकी बात करते हैं। और हमने अपने जो है पड़ोसियों को जो ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट देना भी, यानी कि लोन देना भी शुरू किया है। बिम्स्टेक और फिर ब्रिक्स, बिम्स्टेक आउटरीच लिख देता हूं, बिम्स्टेक का उपयोग कर रहे हैं हम।
फिर ब्रिक्स, बिम्स्टेक, आउटरीच, इसका भी इस्तेमाल करके चाइना को कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और तो और इसके साथ साथ हम अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी आगे बढ़ा रहे हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हम डेवलपमेंट को बहुत बड़े स्तर पर ले जा रहे हैं। अभी आपने देखा कि वहां पर समिट हुई थी, रिलायंस, अडानी जैसे कई इन्वेस्टर्स वहां लाखों लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट नॉर्थ ईस्ट में करने को तैयार है। ठीक है। साथ ही साथ हम चाइना के साथ कोशिश करते हैं कि डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट बना रहे। ठीक है। कूटनीतिक एंगेजमेंट हमारा बना रहे, ये भी हम करते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ क्या हम चाइना को मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी के माध्यम से भी थोड़ा बहुत दबा सकते हैं और दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखिए, इंडो पैसिफिक का मैंने नाम लिया था, तो क्वाड का नाम आप दे दीजिएगा, तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्वाड में। तो भाई देखो, इसने हमारी नेबरहुड पॉलिसी को तो बहुत तगड़ा चैलेंज किया ही किया है। लेकिन अब जो है, हम इसको कोशिश कर रहे हैं, इंडिया इज ट्राइंग टू आंसर चाइना इन हिज ओन, इन द लैंग्वेज दैट ही अंडरस्टैंड्स और दैट चाइना अंडरस्टैंड्स वेल। तो हमने भी, अच्छा, बॉर्डर पर हमने भी बॉर्डर के आसपास अपने एलएसी के अपने एरिया में हम भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। ठीक है। ये भी एक जोड़ दीजिएगा और फिर कंक्लूड कर दीजिएगा। आंसर आपका बहुत अच्छा होगा। आशा है कि आप मस्त रहेंगे क्लास में सब कुछ समझने के पश्चात। उत्तर बहुत अच्छा लिखेंगे। कोई बात होती है, लिखिए मैसेज। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।